चलिए, बस बस। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और कुछ नया और नायाब सीखते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों, मैं मान के चलता हूं आप सब मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने कल 1 to 90 का सॉल्यूशन पोस्ट कर दिया था। एक बार उसे भी रेफरेंस मान के सॉल्व कर लेना। उससे होगा क्या, जब मैं डिस्कशन करूंगा तो थोड़ा समय कम लगेगा। द सिंपल कंसेप्ट इज कि टाइम को मिनिमाइज कर पाए अपन डिस्कशन के, है ना। तो एक बार उसको यूज करना। अगर 3-4 सवाल भी आपके सॉल्व हो गए उसको हिंट लेके, तो अपना समय तो बचेगा। तो एक बार उसको एज अ रेफरेंस मान के सॉल्व करना। मोस्टली सवाल बच्चों से बन जाते हैं। 3-4 स्टैंडर्ड सवाल है डाउट वाले, वो मैं डिस्कस क्लास में करूंगा, निश्चित रहना। एक ईएलपी का सवाल है ग्राफ वाला, एग्जाम्पलर का, वो भी डिस्कस करूंगा, है ना। वो सिखाना होगा, कुछ बताना होगा, तो होमवर्क करते रहना, राइट। एक बात। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कर लिया था। आज कुछ ऐसा हुआ जो अजीब था। वो क्या था प्यारे बच्चों? एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना। मान लो एक बंदा है, उसे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसे दिखाई दिया और आपको नहीं दिखाई दिया, और वो कह रहा देखो यहाँ पे कोई है, और आप कह रहे हो कौन है। तो वो क्या कहेगा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी आंखें खराब है। और आप उसे कहोगे तुम्हारी आंखें खराब है। समझना मेरी बात को। खैर, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। उसे नजर आया तो उसे वही जो नजर आया सही है, हाँ या ना। भाई उसे नजर आ रहा तो उसे तो वही सही नजर आ रहा है। और आप कहोगे तो वो कहेगा एक बार नजर बदल के देखो, तुम्हें भी नजर आएगा। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में डालिएगा। यार ये लैग कैसे कर रहा है? ये आज मॉर्निंग से लैग कर रहा है क्या? चलो फिर मान लेते हैं ये लैग ही कर रहा है। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा समझना, स्यूडो ऑर्डर में भी हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या है? स्यूडो। थोड़ा समझना, सबसे पहले मैं इस पूरे कंसेप्ट को सिखाऊंगा। जब पूरा कंसेप्ट सीख जाओगे तो फिर कुछ रियल एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। हमारा जो सिलेबस है वो स्यूडो ऑर्डर नहीं है, वो है केवल केवल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। शुरू हो रहा हूं बच्चों, शुरू हो जाऊं। हमारा जो सिलेबस है वो स्यूडो ऑर्डर नहीं है, वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? पहले मन में सवाल लाओ। सर हमने तो बचपन पढ़ा था स्यूडो का मतलब नकली है। यानी आप कहना चाहते हो क्या आज नकली ऑर्डर है? नकली फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर नकली क्यों हो गया? ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल होता है, जो है वही है। नकली क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको समझते हैं, ठीक। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस आपसे करना चाहता हूं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी से बना सी। अरे मान लो प्यारे बच्चों, पल भर के लिए ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, मान लो। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है और मैं आपसे पूछूं इसका रेट लॉ, क्या पूछूं? तो बच्चा बच्चा मुझे कहेगा सर इसका जो रेट लॉ है वो होगा आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। डन। और अगर रेट लॉ ये होगा और मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चा बच्चा मुझसे कहेगा सर ऑर्डर 2 होना चाहिए था। ऑर्डर 2 होना चाहिए था। समझ पा रहे हैं क्या? क्या हुआ समझना। ये जो रेट लॉ आपने लिखा ये बिना एक्सपेरिमेंट के लिखा, और आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रेट लॉ है, जो ऑर्डर है, वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, हाँ या ना। उसे हम मनगढ़ंत कहानी से नहीं लिख सकते, वो हम जैसे भी लिखते हैं हमेशा कैसे लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि भैया ये जो रेट लॉ लिखा है ये सही है कि गलत है, आपने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? अब एक्सपेरिमेंट करने का लॉजिक मैं आपको सिखा दूं। आप सबने ऐसे पढ़ा होगा सी की पावर एन बराबर आर। ये कंसंट्रेशन नहीं कंसंट्रेशन का गुना है, रेट नहीं रेट का गुना है। ऐसे ही तो सिखाया था ना। और तब आप सवाल ऐसे करते थे, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए होता था, कंसंट्रेशन ऑफ बी होता था, यहाँ आर ओ आर होता था। याद दिला रहा हूँ, याद आ रहा है? मान लो ये है 1, तो जब इसको बदला इसको ना बदला, इसको बदला, याद आया? और जब इसको बदला तो इसको ना बदला, हेलो। और फिर रेट में बदलाव देखिए, ऑर्डर बताते थे, याद है?
सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट हमने यहां लगाया, मगर क्या हुआ जरा सुनिएगा। आज लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, ये जो ए है इसका कंसंट्रेशन है 0.1, कितना है? और जो बी है उसका कंसंट्रेशन है 10, मान लो 10.1 की तुलना में बड़ा है कि नहीं है? अच्छा खासा बड़ा है। अब जब ये बहुत ज्यादा है तो इसे हम कह देते हैं, लेट्स इमेजिन ये एक्सेस अमाउंट में है। कैसे है ये? तो मैं अक्सर यहाँ पे एक वर्ड बोला करूंगा, एक्सेस। एक्सेस कोई अपने आप में ज्यादा नहीं होता, ये सब कंपैरेटिव होता है। हाँ या ना? अगर आज आपको ये ज्यादा नहीं लग रहा, इसे मैं 100 कह देता हूँ, बस मैं फील कराना चाहता हूँ कि आज जो ये है वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। क्लियर? अब क्या हुआ सुनिएगा। आपने ये जो रेट लॉ है, इसे आपने रिएक्शन को देख के लिखा, इसे आपने सही नहीं माना। आपने एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखना चाहा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार ए को बदला, बी ना बदला, बी को बदला, ए ना बदला, और ऑर्डर बताया, डन। आज जब इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, कितना है? तो आपने इसका रफ्तार निकाला, क्या निकाला? तो 0.1 से इसका जो रफ्तार आया वो कुछ आया, लेट्स इमेजिन वो एक्स आया मान लो। लेकिन जैसे ही इसका कंसंट्रेशन 0.1 से हो गया 0.05, 0.1 से, तो 0.1 का आधा कितना होता है? 0.05। यानी इसका कंसंट्रेशन आधा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा बताओ, जब कंसंट्रेशन आधा हुआ, कंसंट्रेशन, तो आपने रेट में चेंज पढ़ा। रेट में जब कंसंट्रेशन 0.1 था तो कुछ थोड़ा बहुत रेट रहा होगा, लेकिन जब 0.05 हुआ तो रेट उसका आधा हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं थोड़े में थोड़े का अंतर, थोड़े में समझ में आता है, थोड़े में थोड़े का अंतर, लेकिन बहुत में थोड़े का अंतर समझ में नहीं आता है। जैसे ऐसे समझे, एक बच्चा पहले 100 में 1 नंबर पाता था, उसकी अब आधे आने लगे, उसकी तो दुनिया लुट गई भाई साहब। एक से आधे आ गए, हाँ या ना? अरे उसका तो 50% का लॉस हो गया। तो थोड़े में थोड़े का अंतर समझ में आता है, लेकिन एक बच्चा जो पहले 95 पाता था, अब उसमें भी 0.5 की कमी कर दो, उसमें भी 0.5 कमी करी, लेकिन उसके 0.5 में दुनिया बदल गई। अब इसका अपने 0.5 बदला तो 95 कितना हुआ? 94.5 आया ना? थोड़े में थोड़े का अंतर समझ में आता है, ज्यादा में थोड़े का अंतर समझ में नहीं आता है। जब कंसंट्रेशन था 0.1, कितना था? तो कुछ रफ्तार रही होगी, अरे हाँ या ना? लेकिन जैसे कंसंट्रेशन 0.05 हुआ, मतलब इसका आधा हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में रफ्तार तो आधी हुई। अब बताओ, अकेला ए सी को बना सकता कि बी भी रिएक्शन करके सी बनाएगा? बी भी, यानी ए और बी दोनों रिएक्शन करके सी बनाएंगे, और स्टोइशियोमेट्री इसकी 1 है और इसकी 1 है। तो अगर इसके एक्स मोल जाएंगे तो इसके भी एक्स मोल जाएंगे, इसके 1 जाएंगे, इसके भी 1 जाएंगे। इसके कितने चले गए? 0.05। कितने बच गए? तो जब इसके 0.05 जा रहे थे तो इसके भी तो 0.05 मोल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन 10 में से 0.05 चले गए, अरे मान लो, तो क्या प्यारे बच्चों ये 9.95 हो गया? 9.95 हो गया, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज आया, आया ना? अब आप रेट पढ़ना चाहते हो, यहां आते हैं। कंसंट्रेशन आधा तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन आधा तो रफ्तार भी। क्या यहाँ पे भी कंसंट्रेशन बदला? बदला ना? यहाँ पे जब आपने 10 से निकाला रफ्तार और 9.9 से निकाला रफ्तार, तो रफ्तार में कोई खास चेंज नहीं आया। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब बताओ, जब इसके रिस्पेक्ट में रफ्तार में चेंज नजर नहीं आया तो आप क्या कहोगे? कंसंट्रेशन बदला मगर रफ्तार बदली। और कंसंट्रेशन के बदलने से अगर रफ्तार नहीं बदलती, अरे वही तो ऑर्डर जीरो है, हाँ या ना? हाँ ठीक है, परफेक्टली जीरो नहीं है, 0.001 है, तब भी तो जीरो के करीब है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट कम तो कोई बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा रिएक्शन में कोई कम तो कोई बहुत, जो बहुत ज्यादा होता है, जब उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आता है तो उसकी कंसंट्रेशन के चेंज में आने से, उसकी कंसंट्रेशन के चेंज रेट में कोई खास चेंज नहीं, तो हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा, हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा कि उस रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ प्यारे बच्चों, रेट लॉ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो रेट लॉ ऐसा नहीं, शायद हमने दुनिया को ऐसा ही बताया होगा, हाँ या ना? ये जो हमें नजर आया, क्या ये हमें एक्सपेरिमेंट करके नजर आया? क्या ऐसा हमें आभास हुआ? जो एक्सेस में था क्या उस पर रेट इंडिपेंडेंट हुआ?
उसके कंसंट्रेशन में परिवर्तन आया, मगर रफ्तार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तभी तो हमने दुनिया को बताया अरे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। हाँ या ना? ये जो आपके सामने हमने लिख डाला प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं स्यूडो रेट लॉ। क्या कहते हैं? रुको जरा, मैं स्यूडो को बोलूंगा नकली। क्या बोलूंगा? तो बताओ ये रेट लॉ असली है कि नकली है? ये क्या है? ये नकली है, मगर याद रखना रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है। रेट लॉ जो नजर आता है वही माना। तो बताओ ये असली है कि नकली है? सर इसकी दुनिया से देखें तो वो नकली है। हेलो, इसकी दुनिया से देखें तो वो, आंख वालों की दुनिया से देखें तो उस बंदे के लिए तो वो नकली है। अरे बोलो ना। लेकिन क्या करें, उसे नजर तो वही आता है, वही तो उसका असली है। समझे कि नहीं समझे? जिसने उसकी नजर से देखा ही नहीं वो कैसे समझेगा? उससे पूछो ना, वो जान रहा है। जिसने देखा उसके लिए तो वही असली है। अब आप कहते हो मेरी दुनिया तो ये है, तो तुम्हारे हिसाब से वो नकली है। लेकिन रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटल है। तो बताओ ये असली है कि नकली है? असली भी यही है, नकली भी यही है। हेलो, ऑर्डर क्या होना था, मगर ऑर्डर इससे बताओगे कुछ से, इससे, क्योंकि है तो यही ना यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे इसका ऑर्डर बता दोगे? इसका ऑर्डर क्या बोला? रुको जरा, सच बताओ इसका ऑर्डर 1 है कि नहीं है? तो ऑर्डर 1 है, लेकिन कितना होना था? तो इसकी दुनिया से तो वो नकली है, इसकी दुनिया से तो वो, मगर क्या करे, यही तो असली है। क्योंकि ऑर्डर जो नजर आता है वही तो माना जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों से हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? तो बताओ इसका ऑर्डर 1 है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है? ऑर्डर 1 भी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, क्योंकि ऑर्डर जो नजर आता है वही माना जाता है, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है। यस और नो? अगर समझे तो जरा आप बताना। बताओ प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन एलिमेंट्री थी कि कॉम्प्लेक्स थी? कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए? एक कंसेप्ट आपको मॉलिक्यूलरिटी का सिखाया जाता है, कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, यही तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। कितने मॉलिक्यूल टकराए? ए होता, बी ना होता तो सी, मिनिमम 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए ना। बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कोई पूछे तो बता दोगे? सच बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी बताओगे? क्या मॉलिक्यूलरिटी 2 को ही बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं? क्या ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है? लेकिन आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर किसी की ऑर्डर 1 है एलिमेंट्री का, तो मॉलिक्यूलरिटी को भी ऑर्डर के इक्वल होना पड़ेगा। अरे एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के, कितनों को याद आता है रेजर हैंड? भैया वहां सिखा के यहाँ पहुंचाया हूँ। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। अब जो लोग उस कंसेप्ट को सही मानते थे उससे तो ये गलत हो गया ना। अब उन्हें वो मैच कराना था, उन्हें वो मैच, तो उन्हें कुछ ऐसा लिखना था, कुछ ऐसा कहना था कि वो भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। अरे कहे तो कहे कैसे? तो लोगों ने कहा मेरा मन तो कह रहा मॉलिक्यूलरिटी 1 कहने का। क्या कहा लोगों ने? मेरा मन तो कह रहा मॉलिक्यूलरिटी, मगर कहे तो कहे कैसे? मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, मॉलिक्यूलरिटी तो कुछ ज्ञानवान लोग आए, बोले कहना 1 ही है। क्या बोले? कहना, बस ये कहना नकली वाला 1 है। क्या कहना? तो जो समझदार है वो समझ जाएंगे असली में तो कुछ और है, मगर नकली में तो 1 है। अरे समझे कि नहीं समझे? इसीलिए अब इसे कहा जाने लगा स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। इज दिस क्लियर? अभी कहा क्लियर? रुको जरा, ऑर्डर असली में क्या है? 1। नकली में क्या है? क्योंकि ऑर्डर असली भी वही है, नकली भी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल से बताओगे ना यार। मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल। तो रिएक्शन के हिसाब से कितना है? 2। कितना बताओगे? 2। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है? उस ऑर्डर के बराबर होना पड़ेगा। कहे तो कहे कैसे? तो लोगों ने कहा, मगर पहले नकली बोल के कहा। एक बार 1 बोलो, अब बोलो नकली वाला 1। तो नकली वाला 1 बोलते लगा ना 1 तो नकली है, मतलब असली में कुछ और है। हाँ या ना? तो असली में क्या है? 2। यानी सरल भाषा में मॉलिक्यूलरिटी असली में अलग है नकली में, लेकिन ऑर्डर असली में भी वही है, नकली में भी।
क्योंकि ऑर्डर जो है वही, क्योंकि वो जो नजर आता है वही माना। दिस इज क्लियर। यहाँ पे एक चौंकाने वाला तथ्य हम सबके सामने आया, आप सब जानना चाहेंगे क्या? यार एक बात बताओ, जब मैं कभी रेट लॉ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? ऐसे मान लो मैंने रेट लॉ लिखा R बराबर K इंटू ए की पावर, मान लो, इसका क्या फील क्या करते हो आप? इसका मतलब ये है मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, मैं दुनिया को, अरे जानते हो वो रिएक्शन का जो रफ्तार है ना वो एक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा मान लो मैंने कहा आर बराबर, सुनो फील करो, मजा आता है साइंस सीखने में, आप फील ही नहीं करते हो, आपको तो लगता है सर हटा दो हमें। आर बराबर के इंटू ए की पावर 2, मतलब मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ उस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ए की पावर 2 पे डिपेंड करता है। अच्छा मैंने कहा आर बराबर के इंटू ए की पावर 0, मान लो, इसका क्या मतलब? रेट उस पर डिपेंड। अच्छा मैंने पावर 0 लिखा, इसका मतलब वो दुनिया से चला गया, मतलब जैसे आपने कॉपी में ए की पावर 0 लग गया, वहां रिएक्शन भैया जा रहे, भैया ने लिख दिया कॉपी में, ऐसा है क्या? भैया ने कॉपी में 0 लिख दिया, मेरा कोई काम नहीं रिएक्शन में, अरे ऐसा है क्या? मतलब वो आज भी रिएक्शन में है, आज भी रिएक्शन हो रहा है, ये तो मात्र पेपर में लिखने का एक तरीका है, ये दुनिया को बताना एक हुआ कि भैया हम बताना चाहते हैं उस रिएक्शन की रफ्तार ये पे डिपेंड करती, लेकिन वो आज भी रिएक्शन में है कि नहीं है? आप सब जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखते थे, क्या लिखते थे? याद आया? वो ओजोन वाला आरडीएस से लिखते थे, फिर उसमें जो इंटरमीडिएट हटाते थे, फिर मैं कहता था कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ नया कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ, याद आया? आज सरल सरल भाषा में बताना प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे जो बी है उसका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या है? लगभग, अरे हाँ या ना? और अगर इसका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है तो मुझे ऐसा लगता है जो हमने स्यूडो रेट लॉ लिखा है उसमें ये भी कांस्टेंट है और ये भी लगभग, क्यों? इसकी पावर तो 0 लेकर दुनिया से चला गया ना। सर ये तो लिख के बताना चाहते हो कि रेट उस पर डिपेंड करता, वो तो आज भी रिएक्शन में है और एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ खेल रहा है, बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं लग रहा कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ, चलेगा? मैं क्या बोला मैंने? ये, ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जब उतना ही चेंज कम वाले में आता है तो इसमें कोई फर्क समझ में नहीं, यानी इसका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों कह दूं मैं कांस्टेंट, क्या बोला? इनटू कांस्टेंट विल गिवन नया कांस्टेंट, किसको बोला? के, इसको बोला। लेकिन ये जो के डैश है मेरे प्यारे बच्चों, अब दुनिया इसे कहेगी स्यूडो रेट कांस्टेंट, क्या बोलेगी इसे? अब सुनो यहाँ पे दो कंसेप्ट आ गए, एक आ गया रेट कांस्टेंट और एक आ गया स्यूडो रेट कांस्टेंट। मुद्दे की बात समझना, सुन रहे हो क्या? ये क्या है? रेट, तो रेट लॉ से आया रेट कांस्टेंट, हाँ जहां रखा देखो ना, रेट लॉ से क्या आया? स्यूडो रेट लॉ से, बोलो ना। तो ये जो ऐसे लिखा, क्या मेरे प्यारे बच्चों से कह दूं मैं के डैश इंटू ए, बोलो चलेगा? लेकिन आज ऑर्डर क्या हुआ? आज ऑर्डर क्या हुआ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जब ऑर्डर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट बदलेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्यूडो रेट कांस्टेंट विल बी डिफरेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्यूडो रेट कांस्टेंट विल बी, ये फील कर पाए? लिखवा दूंगा शुरू से, रेट लॉ क्लियर, सॉरी रेट लॉ क्लियर, स्यूडो रेट लॉ क्लियर, स्यूडो रेट कांस्टेंट क्लियर, जो एक्सेस में होगा पावर 0 होगा क्लियर, ऑर्डर क्या बोलोगे? क्लियर, मॉलिक्युलरिटी क्या बोलोगे? क्लियर, बोलो ना। ट्रू फॉल्स खेल लूं, ये रिएक्शन आया, आया, चार ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन सुनना ध्यान से है ना, आपको बस ट्रू फॉल्स खेलना है, अरे मान लो पहला ऑप्शन इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2, गलत, क्यों? 2 ही तो है सर, 2 होना था, 2 होना, लेकिन है, ट्रू फॉल्स खेल रहे, ऑर्डर 2 है, गलत, ऑर्डर 2 है, हाँ या ना? ऑर्डर 1 है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, स्यूडो सेकंड ऑर्डर है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, बाई मॉलिकुलर है, यूनिमॉलिकुलर है, यूनिमॉलिकुलर नहीं है, स्यूडो यूनिमॉलिकुलर, अरे नहीं समझे?
ऑर्डर असली में भी वही है, नकली में भी वही है। मॉलिक्युलरिटी असली नकली अलग अलग है, हाँ या ना? क्या रेट कांस्टेंट और रेट स्यूडो रेट कांस्टेंट यूनिट अलग अलग होगी? या तो कोई दिक्कत? आज एक नई चीज, जादुई चीज आपके सामने आई है, आप देख के चौंक जाओगे। आप सबने सुना था अभी तक के, आज सुना है आपने के, ये है रेट, स्यूडो रेट, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता, और वो तीन फैक्टर नाम है रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटल। क्या बात है, याद है? तो इस के डैश में के भी तो समाया, मगर साथ में कंसंट्रेशन भी आया, यानी वो तीन के तीनों तो होंगे, मगर साथ में कंसंट्रेशन भी होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक सवाल है, स्यूडो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, स्यूडो रेट कांस्टेंट, उसके कई सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन आंसर है कंसंट्रेशन। क्या है आंसर? अब एग्जाम्पलर में बहुत सारे करेक्शन है, एग्जाम्पलर में बहुत सारे, तो बच्चे कहते आंसर कंसंट्रेशन, गलत है, आंसर गलत है। अरे उसका सही है बेटा, समझे नहीं समझे? हाँ, ये सूडो रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट नहीं है। रेट कांस्टेंट तीन पैमाने पे है, सूडो रेट कांस्टेंट चार पैमाने पे। अभी आपके पूरे चैप्टर में टोटल चार कांस्टेंट आते हैं, इस पूरे चैप्टर में। एक आया के डैश, एक आया के, अभी आने वाला है कुछ ही देर में ये और ए। ये का मतलब आएगा, और ए का मतलब अर्हेनियस पैरामीटर है ना, बड़ा प्यारे कांस्टेंट है, जानते हो? इसके कितने फैक्टर? चार। इसके फैक्टर, इसके दो, इसके, याद करना कितना आसान है। अरे हाँ या ना? याद करेंगे, फिलहाल कॉपी में जल्दी से लिखो, दन दन दन। क्या हो गया? हमारे एनसीईआरटी में सूडो ऑर्डर के दो रियल एग्जांपल गिवन है। मैंने आपको कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल के माध्यम से कंसेप्ट सिखाया। अब एनसीईआरटी में दो रियल एग्जांपल है, दो रियल एग्जांपल के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं और कुछ एक सवाल करते हैं। लिख लिया होगा सबने? लिख लिया होगा? एक बार जल्दी से बेटा देख लो, जल्दी से देख लो जो लिख पाए थे। रेट लॉ अलग है, सूडो रेट लॉ अलग है। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। देखो, एक नियम होता है क्लास में पढ़ने का, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं समझे? क्योंकि मैं डिस्टर्ब होता हूं तो वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जो बहुत मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से पढ़ने आए हैं। कोटा की पढ़ाई आसान नहीं है ना यार, पढ़ाई ज्यादा यार कितना महंगा है, इतना मुश्किल से आप पढ़ रहे हो, और आप में से कुछ बच्चे सच में बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ तो बाकी डिस्टर्ब होते हैं। आप नहीं पढ़ना चाहो कोई दिक्कत नहीं, फीस जमा करिए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, ना मुझे कहना पसंद ना सुनना पसंद। आनंद लेते लेते पढ़ते रहिए बस। लिख लिया होगा सबने? तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने अभी कंसेप्ट आया सूडो रेट लॉ का। बस कुछ नहीं, इतना कहा, देखो यार जो एक्सेस में है उस पे रेट डिपेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? आई होप आप समझ पाए। सब इतना ज्यादा था, जब उसमें थोड़ा सा चेंज आया तो हमें समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो हमने दुनिया को पावर जीरो बताया। बस, इट्स नॉट अ बिग कंसेप्ट, हाँ या ना? बस इसमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि यूनिट बदल जाती है, एक नया कॉन्सेप्ट आया, अब वो कंसंट्रेशन के बदलने से भी बदलेगा। बस लिख लिया होगा। अब दो रियल एग्जांपल के माध्यम से, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, जल्दी लिख ले। लास्ट में एक पॉइंट लिखना है, स्टूडियो कॉन्सेप्ट लिखा ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, यूनिट ऑफ, लास्ट में इसी के बाद, यूनिट ऑफ के एंड के डैश विल बी डिफरेंट।
unit of K and K dash will be different. K और K dash की यूनिट अलग होगी। कैसे कैसे सवाल बनते हैं अभी बताता हूं, ठीक है। अब हम कुछ रियल एग्जांपल के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। एक बार कॉपी में हेडिंग ले लेना, फिर सब कुछ आप ही मुझे बताना, ठीक। लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। मीडियम को जरूर स्पेसिफाई करिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम है प्यारे बच्चों? एसिडिक। मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं, आप भी लिख लो, फिर साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिख लो बस कॉपी में। तो CH3CO C2H5 ईस्टर, इसकी हमने यहां पे किया हाइड्रोलिसिस। जब भी सवाल हाइड्रोलिसिस बोलता है तो आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस शब्द का मतलब ही होता है कि पानी बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सेस में पानी। यहां मैं हरे रंग से लिख रहा हूं एक्सेस में पानी, मैं बोल देता हूं, शायद छोटा लिखा है एक्सेस में पानी, एक्सेस में पानी। जब भी बोले हाइड्रोलिसिस, क्या बोले? तो ये उस शब्द का बट ऑब्वियस मतलब है एक्सेस में पानी। ये बोलेगा नहीं सवाल तो खुद से मान लेना है, ठीक है। तो आज पानी यहाँ पे कैसा है प्यारे बच्चों? एक्सेस में, ठीक है साहब। अब दोनों की रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन जो हो रही थी वो एसिडिक मीडियम में हो रही थी, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बना CH3COH प्लस C2H5OH। चलेगा। अब ये रिएक्शन हम सबके सामने है। अब कितने कितने सवाल बनते हैं उस पर बातें करते हैं। सब लोग बोर्ड में आ जाओ, जो जो पूछू बस वो बताना, ठीक। अब कॉपी मत लिखना प्लीज। सबसे पहले प्यारे बच्चों आओ लिख लेते हैं रेट लॉ। क्या लिखे? जब भी मैं, अच्छा एक बात और, शुरू करने के पहले डिस्कशन एक चीज दिमाग में सेट कर ले, हमारे सिलेबस में केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस का स्यूडो रेट लॉ का कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं है। तो अगर कभी कोई सवाल आता है और ये स्पेसिफाइड नहीं है तो अपने से उसे एलिमेंट्री मान लेना होगा। कहीं साइड में पहले बादल बना के लिख लो, स्यूडो रेट लॉ के सवालों में, स्यूडो रेट लॉ के सवालों में अगर स्पेसिफाइड ना हो, स्यूडो रेट लॉ के सवालों में अगर स्पेसिफाइड ना हो तो अपने से एलिमेंट्री मान ले। सवाल में लिखा होगा, नहीं है तो मान लेना है, या तो रेट लॉ दिया होगा एंड सो ऑन। आओ समझते हैं। अब इस रिएक्शन का हमने रेट लॉ लिखना था मेरे बच्चे, तो कैसे लिखूंगा? R बराबर K इंटू CH3CO C2H5, हाँ या ना, की पावर 1 इंटू पानी की पावर 1। डन। एक मिनट, अभी क्या लिखा मैंने? रेट लॉ। अब बताओ असलियत में यही होगा कि एक्सपेरिमेंटल अलग होगा? जो एक्सेस में है क्या उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? अरे ये तो पानी है, इसका तो 55.55 फिक्स है, उसमें तो आया, ये तो कांस्टेंट ही है। कोई इतना ज्यादा था, कोई इतना कि अंतर इतना कम आया कि समझ में नहीं आया। अरे कोई है ही ऐसा कि अंतर आएगा ही नहीं। कंसंट्रेशन 55.55, हाँ या ना? फिर भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं होमोजीनियस रिएक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में भी आएगा। तो अब ये एक्सेस में है, क्या है ये? तो एक्सेस में मतलब हल्का सा चेंज आएगा, बोलो ना यार। तो वो कोई समझ में आने वाला अपना तो कंसेप्ट है। क्या हम इसका स्यूडो रेट लॉ लिख सकते हैं? जरा मुझे बताना, इसको स्यूडो रेट लॉ कैसे लिखेंगे बच्चों? तो स्यूडो रेट लॉ सीधे लिख दो क्या, कि एक बार ऐसे लिखो पावर 0 अगले स्टेप में ना, सीधे लिख दू ना, सीधे लिख दू ना। तो जो स्यूडो रेट लॉ है वो होगा R बराबर K डैश, बहुत बढ़िया, CH3CO C2H5 की पावर 1। अब जो जो पूछू बताना, ठीक। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। पहला सवाल, जब K था तो ऑर्डर, जब K था तो ऑर्डर, K डैश में ऑर्डर, भूलोगे तो नहीं। चलते हैं पहला सवाल, क्या K और K डैश की यूनिट सेम है क्या अलग अलग? क्या K में सेकेंड ऑर्डर यूनिट होगी? क्या सबको सेकेंड ऑर्डर यूनिट याद है? लिख देता हूं मैं, मोल -1 लीटर +1। क्या K डैश की यूनिट अलग है? क्या वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी? बोलो वो क्या होगी? सेकेंड। अब जो पूछो बस वो बताना, ठीक। मुझे बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या मानो? ये असली है कि नकली है? असली भी यही है। तो सवाल आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर?
अगला सवाल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, इट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर? बोथ। अरे फर्स्ट ऑर्डर भी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, संभल के देखना, ऑप्शन चलेगा। फिलहाल क्या यही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है? असली में भी यही है? मुझे बताओ मॉलिक्यूलरिटी, क्या यही बाई मॉलिक्यूलर है? दो का पर्यायवाची बाई मॉलिक्यूलर है, लेकिन असली में दो है, लेकिन नकली में वन। अब सवाल ऐसे आएगा, सुनना ध्यान से, क्या ये यूनिमॉलिक्यूलर है? क्या ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर है? हाँ, असली में तो वन नहीं है, मगर नकली में वन है। इज दिस क्लियर? लिख डालो जल्दी से। आई होप आपको क्लियर है ना। तो ऑप्शन संभल के खेलना, बस आप लोग क्या करते हैं, ऑर्डर वन टिक कर दिया, ऑर्डर में वन भी आंसर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, मॉलिक्यूलरिटी में केवल टू है, लेकिन सूडो यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर नहीं। ऐसे बोला लिखा पढ़ा जाता है। तो हमारे सिलेबस में दो एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी की बात करूं मैं, इसीलिए हम लोग, मैंने पहले टॉपिक के पहले कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सूडो ऑर्डर ना, हम लोग पढ़ रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो अपना सिलेबस केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही है, यही याद रखना है दिमाग में। लेकिन कंसेप्ट सिखा दिया तो कुछ भी आता आप रेडी हो, पर सिलेबस केवल इतना ही है। कर दूं आगे? लिख लेना। तो अपने को बस समझना था ऑप्शन कैसे फ्रेम होते हैं। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर टू है तो क्यों है? तो जो है, मैं, हमारी काइनेटिक्स हमें ये नहीं पढ़ाती किसी का ऑर्डर वन है कि टू है, वो ये सिखाती है अगर वन है तो वन है क्योंकि वो है, वो नहीं सिखाती कि ऑर्डर टू क्यों है क्योंकि वो है। हाँ, यही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो समझा दोगे, देखो ये वाला अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, फलाना ढिमकाना, इसलिए डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम पहले से बोल के चलते हैं ऑर्डर क्या है, फैक्चुअल, ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल, वो है तो वो है। इसी पॉइंट पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, यही तो कहना चाहता हूं कि अगर सच में देखा जाए तो एज पर कंसेप्ट ऑर्डर टू होना था। कंसेप्ट तो असली, अगर वो नहीं है तो फिर हमने जो पढ़ा वो तो गलत हो गया। असली कर, अरे भैया अगर रिएक्शन है तो रेट लॉ तो वही होगा, वो तो पहले पढ़ाया, वो भी तो असली है। लेकिन आज ऑब्जर्व क्या हो रहा है, वन। तो उस कंसेप्ट से तो वो नकली निकला, उस कंसेप्ट से तो वो, मगर असली भी तो वही है, उस कंसेप्ट से नकली भी तो वही है। क्लियर? मतलब आप ऐसा समझो कि दो कंसेप्ट में कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो, तो बोलने का तरीका ऐसा बना दिया गया। वो कंसेप्ट ना होता, हम कहते नकली क्या होता, यही होता असली बेटा, वही है बस। हेलो? और वो कंसेप्ट सिखाया गया ना कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका रेट ऐसे लिखोगे, तो आज वो गलत हो गया क्या? उसको अब ऐसे बोला गया, लोगों ने, जो लोग बना रहे थे उन्होंने कहा ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही ये भी सही, बस बोलने का तरीका थोड़ा बदल लो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, मगर याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना जरा बादल बना के, मगर याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बादल बना के, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। मैंने क्या बोला, मगर याद रखना, फिर क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बादल, यानी जो याद रखना वो लिखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अरे लिखो ना यार, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। कभी कभी वो बोलता है बेसिक मीडियम, कभी कभी वो बोलता है एल्कलाइन मीडियम, कभी कभी वो कहता है सपोनिफिकेशन। हेलो? पर्यायवाची चलेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम बोल दे तो जानते हो बच्चों उसका ऑर्डर क्या है, सेकंड। बोलो ऑर्डर टू क्यों है? क्योंकि वो है। अब यही अगर ओसी में जाओगे तो एसिडिक मीडियम में अलग मैकेनिज्म है, बेसिक में अलग है। तो अपने क्या मतलब, हम तो कहेंगे यहाँ ऑर्डर टू है क्योंकि वो है। इज दिस क्लियर? आओ प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं दूसरा एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में, अब सब कुछ आपको बताना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखना जरा, एग्जांपल नंबर 2, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सेकंड रिएक्शन जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी मिलती है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये क्या है, कैसी है रिएक्शन? रिएक्शन मैं बताऊंगा, बाकी सब कुछ आप बताओगे। C12H22O11 साथ में हमने रिएक्शन कराया पानी,
यहाँ पे भी पानी है एक्सेस में। मैं फिर कह दूं हमारे सिलेबस में जितने एग्जाम्पल है हमेशा एक्सेस में कौन आया? पानी। उन्होंने और किसी को नहीं एक्सप्लेन किया। चाहते तो एक्सरसाइज में सवाल देते थे, वहां भी नहीं दिया। इज दिस क्लियर? लिख लेना H2O कैसा है? एक्सेस में। अब यहाँ पे रिएक्शन हुई तो बना C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक है ग्लू, एक है फ्रू। समझे क्या? अरे नहीं समझे? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्यों है वो हमारे विषय समझने का नहीं है। इन्वर्जन नाम है, रिएक्शन है बस। ये हमारा खेल तो यहां शुरू होता है। सब लोग अब बोर्ड पे आ जाओ। क्या हर बच्चा मुझे इसका रेट लॉ बता पाएगा? फटाफट बताना एक बार में, सही। अब कोई नहीं फंसना चाहिए, चलेगा? रेट लॉ कैसे? R बराबर इंटू C12H22O11 की पावर 1 इंटू H2 की पावर। बढ़िया। ये क्या लिखा आपने? रेट लॉ। क्या लिखा? इससे जो के है उसकी यूनिट बता दो। बता दोगे? ऑर्डर 2 मानोगे? 1 2। रेट कांस्टेंट रेट लॉ से आएगा। रेट कांस्टेंट रेट, और इससे यूनिट आएगा मोल -1 लीटर +1। डन। लेकिन सच बताओ असली ये है कि कुछ और है? ये तो हमारी कंसेप्ट है, कैसा लिखा जाएगा ऐसा रेट लॉ है। आपने एक्सपेरिमेंट किया? अरे किया ना? जब एक्सपेरिमेंट किया तो बताओ उससे क्या बोलोगे? सूडो रेट लॉ। तो मैं लिख देता हूं PRL। चलेगा? कैसे बनेगा बोलो? R बराबर K डैश इंटू C12H22O11 पावर 1। चलेगा? प्यारे बच्चों ये जो K डैश है, क्या यही K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पानी है कि नहीं है? सोच लो। K डैश क्या है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, पक्का ना? और पानी की कंसंट्रेशन कितनी है? 55.5। चलेगा? नहीं चलेगा? अब बताओ इससे ऑर्डर कितना आएगा? 1। और अगर ऑर्डर 1 है तो यूनिट सेकंड यूनिट। चलेगा? अब बताना इसका ऑर्डर 1 बोलूं कि 2 बोलूं? ये असली में 1 है कि नकली में 1 है? ये असली में भी वही है, नकली में भी। क्या इसे मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल दो? चलेगा? जरा मुझे इसकी मॉलिक्युलरिटी बताना, ये असली है कि नकली है? लेकिन नकली में क्या बोलोगे? बस सीख गए, सीख गए। देखिए आइए इस पूरी कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। कुछ सवाल आपका वेट कर रहे हैं बच्चों। पढ़ रहे हो ना? कौन था ये? ऑनलाइन वालों को बहुत चिंता हो रही है। कौन कह रहा था? छुप क्यों रहे हो? वो विचार जो शब्द ना बन सके त्याग दीजिए, और वो शब्द जो सबके सामने बोले ना जा सके त्याग दीजिए। जब नहीं बोल पा रहे सबके सामने तो क्यों बोल रहे थे बेटा? अच्छा तो बता रहे। तो विचार वही रखिए जो शब्द बन सके, और शब्द वही रखिए सबके सामने बोले जा सके। लिख लिया होगा सबने? ये लिखा ही लिखा? आइए, फ्री में ज्ञान था भाई सब। हाँ लिख लिया होगा सबने? आइए कुछ छोटे छोटे सवाल आपके इंतजार में। बोलूं? चलो पहला सवाल। एक रिएक्शन लिखी है A+2B से बना C, और यहां पे सवाल कुछ ऐसे कहता है, लिख लो रिएक्शन A+2B से बना C। व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द, जल्दी जल्दी बताना है ना। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे सवाल रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन B इज इन एक्सेस? बता दिया। आज कौन एक्सेस में है? B। तो किसकी पावर 0?
बी की। अरे आसान है ना, तो सीधे कह दोगे R बराबर K इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, कौन बताएगा? K डैश। ऑर्डर कितना आया? 1, तो लिख लो आंसर 1। यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, कर दो नेक्स्ट स्लाइड। यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, लिखो जरा। फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B से बना C, what will be the order of reaction when A is in excess? अब जब A एक्सेस में है तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा? अब कौन एक्सेस में है? A, तो किसको नेग्लेक्ट करें अपन? A को। यानी मैं कह दूं R बराबर K डैश इंटू बी की पावर 2, चलेगा? यानी ऑर्डर कितना होगा? यही सवाल रूप बदल के अब कुछ ऐसे आया, लिखना जरा अगला सवाल। लिखते चलेंगे बच्चों, अपने विचार लिखना जरा। कमेंट करने की दुनिया को आजादी क्या मिली, कहीं भी कमेंट करते हैं। A प्लस 2B से बना C, एक रिएक्शन लिखो। लिख लिया? A प्लस 2B से बना C। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ। अब उन्होंने हमसे रेशियो पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ pseudo rate constant, pseudo rate constant when B is in excess, when B is in excess to the pseudo rate constant, to the pseudo rate constant when A is in excess, to the pseudo rate constant when A is in excess। क्या हर बच्चा सवाल समझ पाया? हमें यूनिट का रेशियो बताना, एक बार तब जब B एक्सेस में है, एक बार तब जब A एक्सेस में। कर लोगे क्या? सो सिंपल, K डैश K डैश, एक बार जब B एक्सेस में है, हाँ या ना, और एक बार जब A एक्सेस में है। बस यहाँ पे ध्यान रखना किसको अपॉन किसको बोला है, ठीक? जब B एक्सेस में है तो ऑर्डर 1, उस समय K डैश की यूनिट सेकेंड इनवर्स, और जब A एक्सेस में है ऑर्डर, हेलो, चलेगा? और अगर ऑर्डर 2 हुआ तो यूनिट क्या होगा? मोल माइनस 1, लीटर प्लस 1 सेकेंड। क्या सेकेंड इनवर्स कैंसल आउट हुआ? ऊपर गया तो बोलो क्या बना? मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर ही तो लाला मोलैरिटी है, हाँ या ना? अगर समझ पाए तो अगला सवाल थ्रो कर दो क्या? लिखो जरा। तो सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, कंसेप्ट सीख गया तो कहीं कठिनाई है ही नहीं, हाँ या ना? अब जो सवाल आया वो कुछ ऐसे आया, एनसीईआरटी की तर्ज पे बनाया, केवल हमने यहाँ पानी को एक्सेस दिखाया क्योंकि एनसीईआरटी पानी को ही बार बार एक्सेस कह रहा था। A प्लस H2O से बना B, आज एक्सेस में कौन है? पानी। फटाफट ऑर्डर बता दोगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, मॉलिक्यूलरिटी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर भी है, आसान है। लेकिन सवाल क्या पूछा है, लिखना जरा। इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K, if value of rate constant K is 2 into 10 की पावर -3, बोर्ड पे लिखा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K is 2 into 10 पावर -3, मोल -1, लीटर +1 सेकेंड इनवर्स। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? स्यूडो रेट कांस्टेंट K डैश, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K डैश, सबसे बन जाएगा। बेहद ही आसान सवाल, हाँ या ना? कर डालिए बच्चों। आज एक्सेस में कौन है? पानी। किसका कंसंट्रेशन लिखोगे? पानी। पानी का कंसंट्रेशन कितना? 55.5 है। बच्चे बच्चे को याद है? चलिए आ गया आंसर। तो केवल वैल्यू का सवाल था, हाँ या ना? 2 into 10 की पावर -3 into 55.5,
0.55। आसान है क्या? कितना आंसर आया? सभी लोग सॉल्व करें प्लीज। बहुत बढ़िया, सभी लोग सॉल्व कर लें। कर लोगे क्या? मैं सीधे लिख दूं आंसर? मैं मल्टीप्लाई कर लोगे ना? 5 का पहाड़ा याद कर रहे हो क्या बेटा? बन गया होगा? well, the final answer is 0.11। चेक कर लो कितने बच्चों का आ गया, रेजर हैंड। गलत, सेकंड इनवर्स। यूनिट नहीं बोला था आपने। चलेगा। चलिए तो प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, यहां तक हमने सूडो पढ़ा, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब वही है कि पढ़ोगे तो फिर कॉम्प्लेक्स अलग पढ़ो, दुनिया भर का बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बोलेंगे बेटा, एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर अगर दोनों एक्सेस में हो जाए। अरे सुनो, कोई अपने आप में ज्यादा नहीं, कोई अपने आप में कम नहीं। जब दोनों होंगे ज्यादा तो सब होंगे बराबर। समझे क्या? नहीं समझ पाए? कोई ज्यादा कब होता है? जब कोई कम होता है। कोई अपने आप में ज्यादा थोड़ी होता है। अरे हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना? तो अगर दोनों एक्सेस हो गए फिर तो नॉर्मल कंसेप्ट चलेगा, आप किसी को भी नेग्लेक्ट करना नहीं है। सुने बेटा? आधे सुन ही नहीं पाए, बाद में सवाल आएगा सब में जीरो लगा के आओगे। हाँ चलो जरा आगे बढ़े क्या? फिलहाल एक अच्छी खबर है आप सबके लिए, सुनिएगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी, सेकेंड ऑर्डर भी, सूडो ऑर्डर भी। ये सूडो तो ऐसे शुरू होना चाहिए ना? अच्छा, सूडो ऑर्डर भी हो गया, चलेगा। इंट्रो इंट्रो डीआरएल आईआरएल फॉर्मूला सब हो गया, बस बचा था एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल जो है ना, अगर आपको लगता है आपकी रटने की ताकत बहुत अच्छी है, अगर ऐसा लगता है, काम काम की बातें तो मैंने आपको बताई दी। कैसे पूछता हूँ, हाइड्रोलिसिस किसी पास मॉड्यूल है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम बोलते रहना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर? दोनों। अरे हाँ या ना? यार हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम फिर से बोलेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे, सूडो नहीं बोलोगे? असली में भी वही है, नकली में भी। अरे हाँ या ना? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, असली में सेकंड, नकली में? सर वहां बस वही था सर, वहां कुछ नहीं था। अरे हाँ या ना? अच्छा, इन्वर्जन ऑफ केन सेकंड, सूडो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। डन ना? मॉलिक्युलरिटी उल्टा था ना, ऐसा क्यों था समझ गए ना? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है, वो तो बस मैच कराना था तो लोगों ने ऐसा बोला। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, अब पूछो, अगर कोई रिएक्शन मेटल के सरफेस पे हो, एंजाइम कैटालिसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, लेकिन H2O2 में फोटोन लगा दे, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, ऊल जलूल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, याद हो गया? पक्का? अब जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं पहले इसको सुन लेना, ठीक है? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। आगे क्या है? मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं। अब यही क्यों लिख रहे हैं सर आप? ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन है, क्योंकि आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ाया जाता है हेलोजनेशन, तो ये रिएक्शन काम की है। अब रिएक्शन क्या है सुनना, यहां लिखा मैंने H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। हेलो, अब सुनना ध्यान से, एक रिएक्शन कराई मैंने Cl2 से, एक रिएक्शन कराई मैंने Br2 से, और एक रिएक्शन कराई मैंने I2 से। चलेगा? यहां लिख देता हूं मैं H2 प्लस I2 से बना 2HI। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए। अब जो आपको दिमाग में रखना, देखता हूं कितना आपके दिमाग में है। ये रिएक्शन आया, यहां लिखा था H2, क्या लिखा था? ऑर्डर बोलो। शानदार, चलेगा? अब बताओ इसका ऑर्डर 0 क्यों है? याद आया? नहीं याद आया? अमोनिया का डिकम्पोजिशन कितनों को याद है? लो प्रेशर में, हाई प्रेशर में, एक एक चीज का रीजन देके सिखाया, याद है ना? कैसे क्या होता है? अभी एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा आगे जब कैटलिस्ट वाला हिस्सा आएगा, अभी फिलहाल इतना याद है। फिलहाल H2 प्लस Br2 से बना 2HBr। अब बता रहा हूं इसका ऑर्डर है 1.5। कितना है? अरे 1.5। क्या फ्रैक्शन ऑर्डर नहीं होता क्या? नहीं होता फ्रैक्शन ऑर्डर? हमारे यहाँ तो होता है बेटा। इसका ऑर्डर कितना है? 1.5। चलेगा? अरे नहीं चलेगा। अब ये अच्छा, इसका ऑर्डर 1.5 क्यों है? अब ये दिमाग में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या सोचता है, Cl2 के लॉजिक से सोचता है,
उसे लगता है एक हैलोजन में वही है तो सब में वही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली पाया गया और यहाँ पे कुछ प्रकार से इस प्रकार से ऑर्डर है। इन द सेम वे जो लास्ट वाला रिएक्शन है H2 + I2, जब आप इसका ऑर्डर निकालते जाता है सेकंड ऑर्डर क्या है, तो सिंपल है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक है 0, एक है 1.5, एक है 2, चलेगा। 1 मिनट। दूसरी बात, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, सबको पता है, लेकिन उससे बड़ा सच है कि ऑर्डर परिस्थितियों के बदलने से बदल जाता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सूडो ऑर्डर की पहली लाइन एनसीईआरटी में ही लिखी है, ऑन चेंजिंग कंडीशन ऑर्डर चेंजेस, यानी परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल जाता है। सूडो ऑर्डर टॉपिक में जो मैंने आज अभी पढ़ाया एनसीईआरटी में, वहां लिखा है पहली लाइन कि परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल जाता है। और सच भी तो है ना यार, लो प्रेशर में कुछ और था, हाई प्रेशर में कुछ और था। आज इसका ऑर्डर है वो किसी कंडीशन पे है, ये नहीं कि हमेशा यही है, परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल जाता है। बाकी सब आपको याद है, वैसे 3 याद रखना क्योंकि आपके सिलेबस में है, उसी में कहीं पूछ ना दे। आज से बहुत साल पहले मतलब 1995 के आसपास वो जो पुरानी किताबें नहीं होती थी, उनमें ये सवाल आया था फ्रैक्शन का। अब किसी के अंदर और रटने की ताकत बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, घर जाएगा, मॉड्यूल खोलेगा। मॉड्यूल में प्यारे बच्चों आपको पता है चैप्टर्स हैं, कभी खोला आपने मॉड्यूल, देखा क्या? क्या बात है यार, जिस बच्चे का मॉड्यूल मिला मतलब मजा आ गया। एक एक सवाल पे लाइन लगा रखा है भाई ने। अरे यही तो हमारी खुशी है। अंत में मई मई के पहले जब आप मॉड्यूल के पन्ने पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे ऐसे, हर सवाल में टिक। और क्या चीज जीवन में, इसी के लिए तो जी रहे हैं हम, हाँ या ना? सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब आप मॉड्यूल निकालेंगे तो मॉड्यूल में आ जाता हूं मैं पेज नंबर। आपके पास मॉड्यूल नहीं मान के चल रहा हूं मैं, सोचो घर में जाओगे तो ऐसा करोगे, ठीक? और क्या, पेज नंबर 126 खोलना। सुनो, उसमें आएगा जीरो ऑर्डर। क्या आएगा? जीरो ऑर्डर में देखो लिखा पहले H2 + Cl2 याद है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन याद है। हेलो, कुछ नया मिला, जैसे एक नया मिला एसीटोन ब्रोमीन, तो आपको लगे तो याद कर लेना, एक कॉपी में, अपने कॉपी में एक पन्ने में लिख लेना जीरो ऑर्डर। फिर ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में कुछ एग्जांपल है उनको लिख लेना, फिर ऐसे सेकंड ऑर्डर में है उनको लिख लेना, फिर ऐसे फ्रैक्शनल में उसको लिख लेना और उसको याद कर लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। पर अब भाई आपको अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे सब कुछ याद है सर, कुछ भी पूछो कहीं से, उसके लिए ठीक चलेगा। तो अगर आप चाहें वो आप स्वादानुसार इच्छा अनुसार देख सकते हैं। हाँ ये 3 याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट करके, ये 3 याद होने चाहिए, ये 3 याद होने चाहिए। बाकी आप पूरा याद करना चाहो तो ये कर लो, और लगे तो गूगल में ढूंढ ढूंढ के और 150 लिख लेना, बस बस ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, काम काम का आपको याद करा दिया, डन। चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ऑर्डर पे डिस्कशन किया। यार अपनी काहे की फैक्ट्री थी? अमोनिया। अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बनती थी, बेचते थे, पैसा कमाते, सब बढ़िया चल रहा था। सुनिएगा, रोज 100 किलो अमोनिया पर डे की रफ्तार से अमोनिया बन रहा था। अचानक से मार्केट से डिमांड आई भाई साहब 500। कितना आया? सिचुएशन समझना, वहां पे आपको छोड़ दिया था, उसके बाद ऑर्डर वगैरह चल रहा था, है ना? तो आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा सर अगर आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हो तो देखो एक काम करो। आपने कहा क्या? सर आप ऐसा करो, आपकी जो अमोनिया की फैक्ट्री है ना उसकी रिएक्शन का रेट ला लिखो। क्या लिखो? तो आपने रेट ला लिखा, सबने लिख लिया होगा। आपने रेटला लिखा और जब रेटला लिखा तो अमोनिया की फैक्ट्री का जो रेटला आया वो आया R बराबर K इंटू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर। अरे मान लो, मान लिया। तब रेट लॉ कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से। पर ये रेट लॉ कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि आपकी जो अमोनिया की फैक्ट्री है उसमें अमोनिया कितना भी ले लो, रफ्तार बदलने वाली, लेकिन हाइड्रोजन को दुगना करोगे तो रफ्तार भी। उसने कहा सर देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, रेट लॉ ऐसा आया है, आप बाजार से हाइड्रोजन मंगवा लो 5 गुना, सर मैं रफ्तार बढ़वा दूंगा। अब क्या मंगवा लो? हाइड्रोजन। तो उसके लिए पैसे लगेंगे क्या? यहाँ से बिना पैसे कैसे आएंगे? तो यार पैसे वैसे मत खर्च करवाओ, तुम ऐसा करो जो सामान है, ऐसा होता ना कई बार, जो सामान है उसी में आप 5 गुना रफ्तार करके बताओ, जुगाड़ करके बताओ। ऐसे कैसे मतलब तुम पैसे खर्च करवा रहे हो? तो अब कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है N/V, हाँ या ना? और कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो या तो मोल बढ़ा दो या तो वॉल्यूम। तो कुछ बच्चे उस सिचुएशन में आके सोचते हैं सर मत खरीदो ना हाइड्रोजन, सर वॉल्यूम घटवा दो। पर मेरा कहना है वॉल्यूम घटवाने के लिए तो पिस्टन वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अपने को भाई साहब एक नया पैसा नहीं खर्च करना है,
बिना एक नया पैसा खर्च किए हमें 100 से 500 करना है, खर्च कर लिया जो करना था, हाँ या ना? अब तो भाई साहब सिलेक्शन लेके जाना है, तो अपने को 100 से 500 करना है, 100 से 500 करना है, मतलब रफ्तार बढ़ाना है। अब मैं आ रहा हूं इस चैप्टर के तीसरे हिस्से की ओर। मैंने चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर 1 रफ्तार, नंबर 2 मैकेनिज्म एंड नंबर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर। कितने ऐसे फैक्टर हैं जिनके बदलने से रिएक्शन की रफ्तार बदल जाती है? रिएक्शन की रफ्तार बदलना चाहते हो तो पहले समझना पड़ेगा रिएक्शन होती कैसे है। गाड़ी की रफ्तार बदलना चाहते हो तो ड्राइवर के बदलने से गाड़ी की रफ्तार नहीं बदलेगी। अरे गाड़ी चलती कहां से है, उसका जो इंजन है उस पर भी काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो पहले आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन होती। जब रिएक्शन होने का तरीका समझ जाओगे तो आप खुद ही बता दोगे सर ऐसा ऐसा करो रफ्तार बढ़ जाएगी, और देखना बिना एक नया पैसा खर्च किए रफ्तार बढ़ाएंगे, 100 से 500 के न जाने कितने गुना बढ़ाएंगे। समझ पा रहे क्या? रिएक्शन होती कैसे है ये समझाने के लिए हम सबके सामने एक थ्योरी आई जिसका नाम था कॉलिजन थ्योरी। कॉपी डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग कॉलिजन थ्योरी। प्यारे बच्चों अब हम आ चुके हैं चैप्टर के आखिरी हिस्से की ओर, दैट इज कॉलिजन थ्योरी। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग कॉलिजन थ्योरी। प्यारे बच्चों अगर कोई मुझसे कहे कॉलिजन थ्योरी क्या है, तो मैं कहूंगा कॉलिजन थ्योरी एक थ्योरी है जो हमें बताती है रिएक्शन होती कैसे है। क्या बताती है? जब मैं आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पैरेलल में मैं एक और थ्योरी लेके चलूंगा जिसका नाम है सिलेक्शन थ्योरी। क्या नाम है? कॉलिजन थ्योरी क्या बताती है? रिएक्शन होती कैसे है। तो सिलेक्शन थ्योरी, बेटा होता बोल लो, सिलेक्शन होता कैसे है? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? अरे रिएक्शन तो होती बोला ना भाई साहब। अब ये भी हम थ्योरी साथ में लेके चलेंगे। ये चलेगा पन्नों में और सिलेक्शन थ्योरी चलेगा ख्यालों में चलेगा। तो मैं कभी भी सिलेक्शन थ्योरी लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो कॉलिजन थ्योरी डन। हाँ अब सुनो ध्यान से। कॉलिजन थ्योरी आज से कई साल पहले आई और देने वाले जो लोग थे एक बार उनको याद कर लेते हैं। जो लोग हाँ इसे बना के गए उनका नाम था मैक्स प्राउड्स एंड विलियम लुइस। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, मैक्स प्राउड्स एंड विलियम लुइस। अब एक बच्चा मुझसे कह रहा सर आता तो नहीं क्यों बता रहे हो? अब ये वही वाली बात है, आपके एग्जाम में ये भी तो नहीं आता इंडिया कैपिटल क्या है। इंडिया का कैपिटल, अब कोई आपसे पूछ ले बाहर ए भारत की राजधानी क्या, हम क्यों बताएं सिलेबस में नहीं है। हंसेगा भाई सब, बेसिक चीजें भी तो कुछ दुनिया में होती है ना यार। साइंस पढ़ रहे तो कुछ बेसिक फंडामेंटल तो पता होना चाहिए ना, ये थोड़ी सिलेबस में सुनेंगे नहीं। हाँ है, किसने दिया? मैक्स प्राउड एंड विलियम लुइस। अब साथ में एक थ्योरी चल रही है जिसका नाम है सिलेक्शन थ्योरी। क्या नाम है? तो जैसे वहां मैंने बोला वो कुछ किसी लोगों ने दिया था, इसे देने वाले व्यक्ति थे टीएनएफ। इन्होंने दिया सिलेक्शन थ्योरी। क्या दिया इन्होंने? ये बता रहे हैं सिलेक्शन होता कैसे। अब सुनना ध्यान से। जब भी कोई थ्योरी आती है तो थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अजम्पशंस होते हैं जिन पे वो बेस्ड होती है, राइट? जैसे आजकल एक थ्योरी चल रही है यूनिवर्स को समझाने के लिए, बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी की एक अच्छाई है कि जब तक उससे आपको आपके सवालों के आंसर मिल रहे हैं। हमारा सवाल क्या है? रफ्तार बढ़ाते कैसे, कैसे बढ़ाएं, हाँ या ना? अगर ये थ्योरी समझा दे तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, थ्योरी नहीं समझा पाए तो कुछ और देखेंगे। और सच बताऊं मार्केट में केवल कॉलिजन थ्योरी नहीं है, कॉलिजन थ्योरी के साथ साथ एक बड़ी फेमस थ्योरी और चलती है, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। क्या नाम है? ऐसे और भी है, फिलहाल अपना सिलेबस केवल एक ही थ्योरी डील करता है, दैट इज कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी कुछ बातों के आधार पे बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन थ्योरी कुछ बातों के आधार पे बनाई गई। जैसे मैंने कहा सिलेक्शन थ्योरी केवल उसी बच्चे पे लागू होगी, पॉइंट नंबर 1, जो रोज 18 घंटे पढ़ता है। अब यहीं पे कुछ आलोचक आ गए, पहले पॉइंट फिर तो नहीं चल पाएगी। इनका काम होता है हर जगह कमी ढूंढना। समझना मेरी बात को। क्या काम इनका? हर जगह कुछ भी कहा गया, दिन है, दिन है फालतू में, रात होता अच्छा लगता, रात हो गई अरे दिन ही ठीक। इन्हें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है ना, जहां भी है वही कमी है। भाई एक होता है जीने का अंदाज, आप हर चीज की तारीफ करें अच्छा लगे, और एक होता है हर। मैंने कहा सिलेक्शन थ्योरी का पहला पॉइंट, अगर सिलेक्शन चाहिए तो रोज 18 घंटे। फिर तो ना बेकार। अरे हर थ्योरी के अपने समझ पा रहे क्या? हर थ्योरी के अपने कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, राइट? तो कॉलिजन थ्योरी के भी कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। वो पॉइंट्स क्या थे एक एक करके समझते चलते हैं। तो कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, पोस्टुलेट्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी। सबसे हाँ हाँ बेटा, हाँ कुछ बच्चे कह रहे सर ऐसी कोई थ्योरी बनाओ 6 मिनट में हो जाए सिलेक्शन। लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये जो थ्योरी है प्यारे बच्चों ये बेस्ड है केटीजी थ्योरी में। किसे बेस्ड है?
मतलब समझना, हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो किन किन बातों पे आधारित है, पहले वो बता दो। जब ये समझ जाओगे तो बार बार जब मैं आगे कंसेप्ट समझाऊंगा, अच्छा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोल दूंगा, वहां से इस टॉपिक में कंसेप्ट और न्यूमेरिकल की चीज आने लगती है। उसके पहले कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, लेकिन यकीन मानो 2017 में भी वही बेसिक से सवाल आया था जो बताऊंगा अभी कुछ देर में, और 2023 में भी वही बेसिक कंसेप्ट था। तो अपने को समझना पड़ेगा, कभी कभी वो बहुत बेसिक चीजें पूछता है और वो बेसिक हमें एक्चुअली कंफ्यूजन में डाल देती है। दिक्कत ये है बस, ऐसा नहीं वो बनता नहीं, कंफ्यूजन आता है। समझ पा रहे? फिर से कह दूं, हमारा सिलेबस केवल एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के दायरे में रह के ही सोचना है। कभी कुछ सोचना हो तो केवल यही सोचना किताब में क्या लिखा था, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? तो कॉलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट है, दिस इज बेस्ड ऑन केटीजी थ्योरी। किस पे आधारित है? और केटीजी थ्योरी जैसे मैंने बोला तो भैया बहुत सारी बातें आ गई जो केटीजी में पढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि वहां पे गैसेस का नेचर कैसा माना जाता है, आइडिया है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, याद आ रहा है? यानी ये थ्योरी भी किस पे आधारित है? केटीजी पे। मतलब वो सारे असम्पशन यहाँ पे आ चुके हैं। इज दिस क्लियर? लेकिन फर्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन केटीजी थ्योरी, ये जो थ्योरी है प्यारे बच्चों, वो केवल केवल अप्लाई होगी गैसियस रिएक्शन में। लेकिन सेकंड पॉइंट, वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शंस, वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शंस। एनसीईआरटी कहता है गैसियस रिएक्शन के साथ साथ उन रिएक्शंस में भी लगाया जा सकता है जो एक्वेस मीडियम में हो रही है। देखना, एंड इन एक्वेस मीडियम रिएक्शंस। कॉलिजन थ्योरी जो कि गैसियस रिएक्शन के लिए है, चलेगा बच्चों? गैसियस रिएक्शन में क्या है कैसे है समझा रहा हूं, सुनते चलना। तो ये जो थ्योरी है कहां वैलिड है? गैसियस रिएक्शन में। फिर इस थ्योरी का थर्ड पॉस्टुलेट था, वो जो रिएक्शन है वो बाई मॉलिक्यूलर होना चाहिए। जब मैंने बाई मॉलिक्यूलर बोला, समझे कि नहीं समझे? क्या समझे बच्चों? कि वहां पे दो मॉलिक्यूल होने, अरे हाँ या ना, वहां पे दो मॉलिक्यूल होने, यानी कि इसे ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों। इमेजिन करो हम सब के सामने एक मॉलिक्यूल गैस का ये, हेलो, एक मॉलिक्यूल गैस का ये चलेगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल है गैस के कि सॉलिड के? गैस के। अब ये दोनों आए, अब ये दोनों और दोनों टकराए। कॉलिजन थ्योरी का कहना है कि दुनिया में कोई रिएक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके बीच में कॉलिजन ना हो। जब तक उनके बीच में कॉलिजन, ऑफ कोर्स कॉलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन कॉलिजन, हेलो, जब तक कॉलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन होने वाला, ये पॉस्टलेट्स है। मतलब उसने कॉलिजन का होना एक बहुत ही जरूरी कंडीशन माना। दुनिया में हमेशा कॉलिजन हो कोई जरूरी, अरे हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी रिएक्शन टू अकर, फॉर एनी रिएक्शंस टू अकर, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, पॉस्टलेट्स में नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देयर मस्ट बी कॉलिजन बिटवीन reactant molecules, there must be collision between reactant molecules, reactant molecules के बीच में collision होना चाहिए। ठीक है साहब, हो जाएगा। इमेजिन करते हैं ये है हमारा एक गैसियस मॉलिक्यूल, ये है दूसरा मॉलिक्यूल, चलेगा? अब थ्योरी का कहना था जब ये मॉलिक्यूल टकराएंगे, जब ये मॉलिक्यूल, तो ही कहीं जाके प्रोडक्ट बना, बिना टक्कर के प्रोडक्ट बनने वाला। बट उसने कहा कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद उसे सॉलिड स्फीयर माना गया, और टक्कर के पहले भी सॉलिड स्फीयर था और टक्कर के बाद भी सॉलिड स्फीयर है। मतलब जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसा स्ट्रक्चर बाद में है। उनके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के डिफॉर्मेशन को नहीं माना गया। सच बताओ कैसा होना चाहिए? आप सब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुनते हैं, वहां आप जानते हैं रिएक्शन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, ना जाने क्या क्या बदलता है, बोलो हाँ या ना? लेकिन इस थ्योरी ने रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते समय किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन को नहीं माना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वर इग्नोर्ड। एस्पेक्ट समझते हैं ना, ASPECT, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वर इग्नोर्ड, मतलब स्ट्रक्चरल बातों को नजरअंदाज किया गया, स्ट्रक्चर वाले पहलुओं को नहीं सोचा गया। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स वर इग्नोर्ड बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन, बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं माना गया। इज दिस क्लियर?
ऐसे समझते प्यारे बच्चों, हम सब की चल रही सिलेक्शन थ्योरी। क्या चल रही है? और सिलेक्शन थ्योरी में भी कई सारे पोस्टलेट्स हैं, छोटे मोटे बहुत सारे, ठीक। उसमें से एक पोस्टलेट था, सिलेक्शन होने के लिए 18 घंटे पढ़ना, पीसीबी पढ़ना। अरे बच्चा बहुत पढ़ता 18 घंटे, कुछ और पढ़ रहा था तब। अरे सिलेबस ही तो पढ़ना उसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हाँ या ना। पॉइंट नंबर 1, 18 घंटे पढ़ना, पीसीबी पढ़ना। अब बच्चे ने 18 घंटे भी पढ़ा भाई साहब, पीसीबी भी पढ़ा, लेकिन नीट का पेपर देने नहीं गया। तो सबसे जरूरी पहलू, अगर उसे डॉक्टर बनना है तो नीट का पेपर देना है। ये वही वाली बात है, ये होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट, आपस में टक्कर भी होना। अरे हाँ या ना? सोचो प्यारे बच्चों, सोचो। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। सोचो, मेरे पास एक बर्तन है, सोचो इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सोचो 1 सेकंड, सोचो कितना होता है? 1 सेकंड हो गया? अरे बोलते से हो गया। सोचो प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में अगर मैंने यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स भरे होते, सोचो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने कॉलिजन हुए होते? बहुत। क्या बहुत को एक नंबर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे नंबर। अरे हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम तो बहुत बड़े को मोल भी बोल लेते हैं। सोचो कुल कितने कॉलिजन हुए होंगे, सोचो सोचो सोचो, एक नंबर बोलो ना, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, जो भी आता हो। है? जानते हो, ऐसा पाया गया मैक्स टाउर्स और विलियम लुइस के द्वारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में जब गैसेस के मॉलिक्यूल भरे गए, गैसेस के मॉलिक्यूल भरे गए, जो केटीजी थ्योरी को फॉलो करते थे, ऐसा पाया गया यहाँ पे टक्कर हो रही थी, कॉलिजन हो रहा था 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 के ऑर्डर का। ये छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा? आश्चर्यचकित नहीं हुए? नहीं हुए क्या? अभी आपको चकित करवाते हैं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारी सिलेक्शन की थ्योरी भाई साहब फेमस हो गई। यार ये थ्योरी से हिसाब से चलो सिलेक्शन होगा। हम एक बंदा मिला वेटिकन सिटी का। कहाँ का मिला? वेटिकन सिटी बहुत छोटा सा देश है, उसकी जनसंख्या हजारों में है। किसमें है? लाखों में नहीं। हमारे कोटा में तो बच्चे भी लाखों में हैं, उसकी जनसंख्या हजारों में, ठीक। तो वेटिकन सिटी का बंदा मिला, बोले सर आपकी सिलेक्शन थ्योरी के हिसाब से सिलेक्शन कैसे होता है? मैंने कहा ये है, और बच्चे को नेट का पेपर देना जरूरी है। हेलो। तो वो बंदा मुझसे कहता है कि मतलब जो इस थ्योरी के हिसाब से चलेगा सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब बिल्कुल हो जाएगा। तो उस बंदे ने कहा तो सिलेक्शन थ्योरी कहती है कि सिलेक्शन के लिए नीट का पेपर देना जरूरी है। हेलो। तो उस बंदे का कहना था, सर एक बात बताओ, अगर पेपर देना जरूरी है, मतलब जो डॉक्टर बनेगा उसको पेपर देना पड़ेगा? बिल्कुल। ये वही वाली बात थी, रिएक्शन कॉलेज होना पड़ेगा? बिल्कुल। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मैंने कहा सोचो, जैसे मैंने आपसे कहा सोचो, हमारे यहाँ हर साल कितने बच्चे नीट का पेपर देते होंगे। हमने आपसे कहा सोचो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में कुल कितने कॉलिजन होते होंगे? हेलो। तो हमने उससे कहा सोचो, हमारे देश में हर साल नीट का कितने बच्चे पेपर देते होंगे? जिसकी जनसंख्या हजारों में हो, तुक्का भी कितना मारेगा? नहीं समझ पाए? समझ पाए क्या? हमने उससे कहा भाई साहब 20 से 22 लाख। क्या बोला हमने? 20 से? कितने बच्चे नीट का पेपर देते हैं? 20 से? वो चौंका होगा कि नहीं चौंका होगा? बोलो ना। अरे जिसकी जनसंख्या ही हजारों में है, 20 से 22 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं साहब, इतने टक्कर होते हैं? क्या बात कर रहे हैं, हर सेकंड में इतने टक्कर हो रहे हैं, तो क्या इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं? उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, हर साल 20 से 22 लाख डॉक्टर बन रहे हैं। मैंने कहा इतने डॉक्टर बने होते तो घर घर में डॉक्टर होता, गली मोहल्ले चौराहे में भी डॉक्टर होता। इतने बच्चे पेपर देते हैं, डॉक्टर नहीं बनते हैं। हर सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने कॉलिजन होते हैं, और जितने कॉलिजन होते हैं सारे प्रोडक्ट। मैंने कहा जितने पेपर देते हैं सारे डॉक्टर, तो उस बंदे का अगला सवाल क्या होगा, क्यों नहीं बनते? अरे हाँ या ना? मैंने कहा 1 सेकंड में इतने कॉलिजन होते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन का होना जरूरी है, लेकिन इतने कॉलिजन होते हैं सारे प्रोडक्ट बनते। सवाल तो यही है क्यों नहीं बनते? अरे हाँ या ना? तो कॉलिजन थ्योरी कहती है, सुनो क्या कहती है, लिखो पहले नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आप कॉलिजन थ्योरी को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक शब्द समझना होगा, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लिख लो पहले नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टलेट्स खत्म, अब लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी।
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। किससे? कैपिटल जेड से। यहां मान लो एक मॉलिक्यूल ए का, एक मॉलिक्यूल बी का, तो एक ए की टक्कर हुई कि बी बी की? ए की भी हुई, बी बी की। लेकिन ए से टकराया तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे बोलो ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे जेड ए बी। क्या लिखा? यानी किसके बीच में टक्कर हो रही है? ए और बी के बीच में। डन। तो लिखना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय जेड ए बी। एक लाइन लिखना, इट इज द total number of collisions. It is the total number of collisions taking place. It is the total number of collisions taking place per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume. चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर गैसियस रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गैसियस रिएक्शन, किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। फिर ऐसे लिख लेना जैसा बोर्ड लिखा, चित्र और ये 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कॉलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट टाइम। हाँ या ना? क्या बात है भाई साहब, हर सेकंड में, हर सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल टकराते हैं। अगर 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 ये सारे के सारे टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते तो दुनिया में कभी कोई रिएक्शन धीमी होती ही ना। फिर हम ऐसे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। नंबर 1 वेरी फास्ट। बस बेटा हो गया। अरे नहीं समझे? अगर रिएक्शन ऐसे होती तो फिर दुनिया में हर रिएक्शन वेरी फास्ट होती। वही वाली बात है, अगर हर पेपर देने वाला बच्चा डॉक्टर होता फिर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में डॉक्टर ही होता। बोलेंगे नहीं? ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? आगे आने के पहले सुनो, इसे मैंने बोला जेड। क्या बोला? कुछ कॉमन सेंस के सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो, पूछ लो बेटा। ये बताओ, ये जो जेड है, जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये कांस्टेंट है क्या? कंडीशन के बदलने से बदलेगा? आप पूछता हूं मैं आपसे, टेम्परेचर को बढ़ाओ बढ़ाओ, ज्यादा टकराएंगे, जेड बढ़। क्या बात है, फील जिंदा है। अच्छा सुनो ना यार, वॉल्यूम को बढ़ाओ, मॉलिक्यूल दूर दूर। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पास पास आएंगे मॉलिक्यूल, दूर दूर। ऐसा ऐसा वॉल्यूम बढ़ाओ, बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, कम टकराएंगे ज्यादा टकराएंगे। वॉल्यूम के बढ़ाने से जेड घट, तो लाला वॉल्यूम के घटाने से जेड बढ़। अरे सुनो ना, कंसंट्रेशन सुना है आपने? नहीं सुना है? क्या होता है कंसंट्रेशन? मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का घटना कंसंट्रेशन का। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, अंदर भर दो, ज्यादा मॉलिक्यूल भरो, मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा तो मोल भी होगा, तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा तो जेड भी होगा। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? लेको नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग जेड। खट खट खट। ऑनलाइन वालों जग रहे हो बच्चों? गुरु ने कहा यस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप कॉलिजन थ्योरी को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लो हमने समझ डाला, हाँ या ना? फिर वही मन में सवाल आया, अब मैं थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोलूंगा, ठीक? व्हेन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, व्हेन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी, then why all the reactants are not getting converted into product? Yes or no? अब ऐसा नहीं बोलूंगा इतना टकराते तो सारे क्यों नहीं बन पाते। अरे उसी को बोल रहा हूँ, जब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है तो सारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बन। अरे हाँ या ना? तो कॉलिजन थ्योरी कहती है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कॉलिजन, ऑल द बच्चा, अरे लिखो तो सही, ऑल द कॉलिजन विल नॉट रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। इसे मैं आगे चल के वेरीफाई करूंगा। ऑल द कॉलिजन will not results into, will not results into प्रोडक्ट। जितने भी कॉलिजन है वो सारे प्रोडक्ट में तब्दील होने वाले नहीं है। अगर प्रोडक्ट बनना है, अगर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉक्टर, अरे मान लो ये आप हो स्टूडेंट, क्या हो आप? ये रिएक्टेंट है, क्या है ये? और इससे बनना है डॉक्टर, क्या बनना है?
ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अरे हाँ या ना? अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, तो नीट का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन जितने नीट का पेपर देते हैं सारे डॉक्टर बनते हैं? अरे बोलो ना, वही वाली बात है, जितने टकराते हैं सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो कोलिजन थ्योरी कहती है फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन देयर मस्ट बी इफेक्टिव कोलिजन। फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन देयर मस्ट बी इफेक्टिव कोलिजन। तो वेटिकन सिटी के बंदे ने हमसे कहा क्यों नहीं बनते? मैंने कहा फॉर डॉक्टर फॉर्मेशन देयर मस्ट बी इफेक्टिव पढ़ाई। इफेक्टिव पढ़ाई। तो सोचो अगला सवाल उसका क्या आया होगा? पढ़ते तो सब है, पढ़ते तो, फिर सबके सब इफेक्टिव पढ़ाई क्यों नहीं करते? अरे टकराते तो, फिर सबके सब इफेक्टिव क्यों नहीं टकराते? मैंने कहा टक्कर होने से प्रोडक्ट बनने वाला, टक्कर होना भी जरूरी है, मगर टक्कर होने से प्रोडक्ट सारा बनेगा? उस टक्कर को इफेक्टिव होना पड़ेगा, यानी उस पढ़ाई को इफेक्टिव होना। अरे बोलो ना। तो हमने पूछा थ्योरी से क्यों सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाते? हेलो, एक बात, यहाँ पे दो टर्म आते हैं। एक वर्ड बोला जाएगा इफेक्टिव कोलिजन, और एक वर्ड आता है एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या आता है? कई दफा बच्चे दोनों को सेम मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों सेम नहीं, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? सुनना, ये क्या लिखा? एक्टिव। ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं, ये जो इफेक्टिव कोलिजन कर पाए, जो इफेक्टिव कोलिजन। यानी कितने बच्चे पेपर देने गए थे? 20 से 22 लाख। सारे डॉक्टर नहीं बन, जो डॉक्टर बन पाए ये वो बच्चे जो इफेक्टिव पढ़ पाए। और जो इफेक्टिव पढ़ पाए थे सिलेक्शन के पहले, सिलेक्शन के जो इफेक्टिव पढ़, अरे बोलो ना, उनका हमने नाम रखा एस्पिरेंट। क्या नाम रखा? एक हुआ स्टूडेंट और एक हुआ एस्पिरेंट। चलेगा? तो उस बंदे ने हमसे कहा कितने बच्चे पेपर देते हैं? 20 से 22 लाख। सारे डॉक्टर क्यों नहीं बनते? हमने कहा पढ़ते तो सारे हम, अगर इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करते। जो इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं वही एस्पिरेंट कहे लाते हैं। अरे नहीं समझे, एक वर्ड बोल दिया, ऐसे एक्टिव मॉलिक्यूल, ऐसे एस्पिरेंट। यार चलेगा? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट। इफेक्टिव वही एक लाइन लिखना, एक्टिव मॉलिक्यूल लिखना। ये वो वाले मॉलिक्यूल है, ये वो वाले मॉलिक्यूल है, ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। चलेगा? ये वो वाले मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, और जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं वही प्रोडक्ट बना पाते हैं। यानी मॉलिक्यूल नहीं, एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील हो पाते हैं। यानी मॉलिक्यूल नहीं, एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील हो पाते हैं। यानी स्टूडेंट नहीं, एस्पिरेंट की डॉक्टर बन पाते हैं। हाँ या ना? रिलेट कर पा रहे हो क्या बच्चों? सुन रहे हो क्या? सवाल एक नया मन में आया, आखिर ऐसा क्यों? सारे कोलिजन, बस 2 मिनट और, सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाते? सारे कोलिजन इफेक्टिव? तो कोलिजन थ्योरी कहती है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, कौन सी थ्योरी कहती है? इफेक्टिव कोलिजन के लिए हर रिएक्शन के जीवन में बैरियर आता है। एक बच्चा पढ़ने तो आता है मगर पढ़ नहीं पाता है, उसके जीवन में रोजमर्रा के बड़ी हर्डल होते हैं, दुनिया भर के डेविएशंस होते हैं, भटकाव है, बहुत समस्याएं हैं। हाँ या ना? जो बच्चा उन सभी समस्याओं से ऊपर आता है, सब छोड़ के मोह माया पढ़ पाता है, वही स्टूडेंट एस्पिरेंट बन पाता है। सब छोड़ के मोह माया पढ़ पाता है। जरा सुनिएगा मेरी बात को। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन होना, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, अब उन्हें दो बैरियर को क्रॉस करना होगा। लिखना, दे मस्ट हैव टू क्रॉस, फॉर इफेक्टिव कोलिजन दे मस्ट हैव टू क्रॉस बैरियर। फॉर इफेक्टिव कोलिजन दे मस्ट हैव टू क्रॉस बैरियर। इफेक्टिव कोलिजन के लिए उन्हें कुछ बैरियर क्रॉस करना होगा। बैरियर मतलब हर्डल, मतलब रुकावट, मतलब अड़चन। चलेगा? और कोलिजन थ्योरी ने केवल 2 ही बैरियर का नाम रखा। आपसे पूछूं तो न जाने कितने बता दोगे। हाँ या ना? लेकिन रिएक्शन के जीवन में केवल 2 ही बैरियर है। डन? नंबर 1 लिख लेना, एनर्जी बैरियर। मतलब रिएक्शन की जीवन बड़ा बहुत आसान है ना, उसमें ज्यादा समस्याएं नहीं है। आपका तो अलग ही है। लिखना जरा, नंबर 1 एनर्जी बैरियर, नंबर 2 ओरिएंटेशन बैरियर। चलेगा? अब ये क्या है बैरियर, कैसे ओवरकम करता है,
कैसे वो अपने जीवन की राह को आसान बनाता है, ये पूरा किस्सा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लीजिए, रिवाइज टुडेज लेक्चर एंड कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। बन जाओ डॉक्टर इस साल यार, पढ़ाई करना, थोड़ा सा भटकाओं से बच जाओ, है ना? बन जाएंगे ना अपन इस साल? लिख लीजिए जरा होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टुडेज लेक्चर। रिवीजन तो करना ही करना है ना, घर जाओ रिवीजन करो। आज से एक्सरसाइज 2 खत्म करना शुरू कर दो। अभी मैं सवाल ढूंढ तो नहीं पाया हूं, अपने से ढूंढ ढूंढ कर लोगे? तो आज से टारगेट है एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 1 में 1 to 90 कर लिया है, अब वो जो सूडो ऑर्डर बचे तो वो भी कर लेना, ठीक ठीक। और एक्सरसाइज 2, तो एक्सरसाइज 2 करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।